Chalo, welcome and very good morning to all of you. So into last lecture, we complete the IUPAC nomenclature of coordination compound. मतलब different types के हमने देखे. जब दो coordination bracket होते हैं तब IUPAC नेम कैसे लिखना है, नाम देने के बाद स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, ब्रिजिंग लिगैंड किसे कहते हैं, ब्रिजिंग लिगैंड का IUPAC nomenclature किस तरीके से निकालना है, क्या कंडीशन एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है, तो ये सब हमने IUPAC nomenclature में देखा था. ठीक है. एक क्वेश्चन था, उसका एक एक्सप्लेनेशन देखो. वर्कशीट में क्वेश्चन था, इसका आपको स्ट्रक्चर निकालना था और वो क्वेश्चन क्या था? इट इज हेक्साअमाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट. तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो किस तरीके से सॉल्व करना है इसको. अब नो डाउट यहां पर तो सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, ये तो पता चल गया हमें. और अमाइन कितने हैं? 6 है. तो हेक्सा अमाइन दिया है मतलब 6 अमाइन मोलिक्यूल्स निकाले. और ब्रैकेट के बाहर क्या है? सल्फेट है. अब हमें ये पता नहीं होता है कितने सल्फेट वहां पर प्रेजेंट है, ये सिर्फ पता चलता है ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करने के बाद. अब आपको कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है +3. कंपाउंड में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है? +3 दिया है. ठीक है. अब देखो ये तो न्यूट्रल है. सल्फेट का चार्ज कितना है? -2. सल्फेट का चार्ज -2, तो कोबाल्ट के ऊपर आ रहा है +2. तो क्या एक सल्फेट लिखने से बराबर हो जाएगा? नहीं, आपको कितना चाहिए? +3 चाहिए. चलो मान लो अगर मैं ये 2 सल्फेट लेता हूं, ये क्या करता हूं मैं? 2 सल्फेट लेता हूं, तो माइनस चार्ज कितना बन जाएगा? 4. तो आपका कोबाल्ट जा रहा है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में. लेकिन ये भी सही नहीं है, क्योंकि आपको तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चाहिए? +3 चाहिए. तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है? देखो एक अनदर ट्रिक यूज करना है. देखो क्या करना है, कोबाल्ट और सल्फेट, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट दी है +3, मतलब हमें वैलेंसी कंसिडर करना है 3. कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दी है? +3 दिया है, मतलब उसकी वैलेंसी मान लो 3 है. और सल्फेट का चार्ज -2 होता है, मतलब उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2. उसकी वैलेंसी कितनी? 2. और क्रॉस कर दो. अब तो सल्फेट कितने होंगे? 3. और कोबाल्ट कितने होंगे? 2. लेकिन कोबाल्ट 2 हम ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखते, ऐसा एक भी कंपाउंड नहीं देखा. तो इसको आपको लिखना होगा यहां पर. यस, सो दिस इज द करेक्ट फार्मूला फॉर दिस नेम. हाँ, यहां पर कितने भी रहने दो, उसका मेंशन हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में नहीं करते. ये सिर्फ चार्ज बैलेंस करने के लिए हमने 2 टाइम्स लिया है. तो ये लिख कर ले लो, हेक्साअमाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट. इसका फार्मूला ये आएगा. वो कंपाउंड सेटिस्फाइड करने के लिए अब देख लो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की +3 आती है या नहीं. दो कोबाल्ट है 2x -3 सल्फेट है इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3. अब ये कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. यस, ऐसे ही करना होता है जब वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाइड नहीं होता है तब.
क्वेश्चन में आयन आया तो कंपाउंड का आयन ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड। यस, चलो तो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट Mn2CO10। चलो मैं ये आगे चलकर एप्लीकेशन में आएगा स्ट्रक्चर तब बता दूंगा। अभी जरूरत नहीं, उसका स्ट्रक्चर आपको पहले पता होना जरूरी है। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट द बॉन्डिंग इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं। लिगैंड में और सेंट्रल मेटल एटम में हमें पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, लेकिन वो कैसे बनता है वो भी हमें पता है। सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल, और लिगैंड के पास फील्ड ऑर्बिटल होता है। लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम देखने वाले। तो सो टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो सबसे पहली थियरी दी थी वो कौन सी थियरी थी? देखो, इट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी। इट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी, वीबीटी। तो आपको वैलेंस बॉन्ड थियरी ऑलरेडी हो चुकी है केमिकल बॉन्डिंग में। तो सेम पॉस्टुलेट यहां पर ही आने वाले हैं, जो वहां पर देखे हैं वो सब यहां पर आने वाले हैं। एक दो एक्स्ट्रा यहां पर होंगे। अब देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या कहना है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आप करते हो। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं? यस, जितने आपने एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग की है उतने ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं ऑफ इक्वल एनर्जी। कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं ओवरलैपिंग में? चलो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। अब देखो वैसे ही कुछ पॉस्टुलेट यहां पर आने वाले हैं, लेकिन यहां पर सबसे पहले आपको बेसिक आइडिया पता होना जरूरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है। सेंट्रल मेटल एटम और रहता है लिगैंड। लिगैंड के पास फील्ड ऑर्बिटल रहता है, बराबर ना। उसको हमने लेविस बेस क्यों कहा? एज इट कंटेन्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन फील्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर डाल देगा वैकेंट ऑर्बिटल। तो इस तरीके से ये बॉन्ड बनेगा। तो मुझे बताओ ओवरलैपिंग किन ऑर्बिटल्स में हुई है? ये पक्का याद रखना है आपको। नहीं नहीं, यहां पर देखकर बताओ। ये आप थोड़ा सा अलग थियरी चलेगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओवरलैप मैंने कौन से दो ऑर्बिटल में किए? सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड। किसका एमटी किसका फील्ड, ये पता होना जरूरी है, तभी तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। empty orbital of central metal atom and field orbital of ligand.
ठीक है, चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट है बॉन्डिंग के लिए, बॉन्डिंग के लिए सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होना जरूरी है। अरे गलत कॉन्सेप्ट मत यूज करो, सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना पाएगा, कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सेंट्रल मेटल एटम मस्ट कैरीज वैकेंट ऑर्बिटल एंड लिगैंड कैरीज फील्ड ऑर्बिटल। मतलब जो ओवरलैपिंग होने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत होगी, वो वैकेंट ऑर्बिटल कौन प्रोवाइड करेगा? देखो अभी लिगैंड बता रहे, अरे सेंट्रल मेटल एटम वैकेंट ऑर्बिटल किसका है? राइट द फर्स्ट पोस्टुलेट। Metal ion provides vacant d orbital for the formation of coordinate bond with ligand. अरे सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा, कुछ भी डिस्कवरी मत करो। लिगैंड के पास फील्ड ऑर्बिटल है, हमने बेस कहा, क्यों? उसके पास लोन पेयर है, और सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये डाल देगा इसमें लोन पेयर, बनेगा बॉन्ड, एक ओवरलैप हो गया ऐसा। तो वैकेंट ऑर्बिटल किसका होता है या कौन प्रोवाइड करता है? तो सेंट्रल मेटल एटम। अब दूसरा पोस्टुलेट देखो, नो डाउट ये तो हमें पता चल गया फर्स्ट पोस्टुलेट से कि सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, वैकेंट ऑर्बिटल को प्रोवाइड करने का काम किसका है? सेंट्रल मेटल एटम का। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वो कितने वैकेंट ऑर्बिटल देगा। एक कंपाउंड दिया मैंने तो उसमें वो कितने वैकेंट ऑर्बिटल देगा? तो उसका आंसर क्या है, देखो, जितना उस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत होगी। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर से हमें पता चलता है कितने बॉन्ड बनते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब क्या हुआ, उसने 6 बॉन्ड बनाए। अब 6 बॉन्ड बनाने के लिए कितना वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए? सीधी बात है, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा, फिर से बताओ, कितने वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा? नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इज इक्वल टू ऑलवेज, यस, कोऑर्डिनेशन नंबर। लिगैंड लोन पेयर कुछ मत याद रखो, सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हमने सीखा है। नंबर ऑफ लिगैंड मैंने पहले कहा, नंबर ऑफ लिगैंड बिल्कुल याद रखना नहीं है, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर की प्रैक्टिस की है, तो वही आपको याद रखना है। ठीक है, सो दैट इज द सेकेंड पोस्टुलेट, the number of vacant hybrid orbitals formed is equal to coordination number of metal. ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है, दूसरा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पोस्टुलेट देखो,
अब डी ऑर्बिटल वैकेंट का तो डी ऑर्बिटल है, लेकिन डी ऑर्बिटल के साथ यस और पी की भी मिक्सिंग हो सकती है। जैसे आपने जनरल केमिकल बॉन्डिंग में देखा, आप यस को मिक्स कर सकते हो, पी को कर सकते हो, वैसे यहां पर डी के साथ यस और पी को भी मिक्स कर सकते हैं। हाँ, माइक चालू है। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट देखो क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल अलोंग विथ यस एंड पी ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ डी से तो नहीं बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन आपने sp3 देखा, sp3d2 देखा, sp3d देखा, dsp2 देखा। मतलब हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन कौन से ऑर्बिटल की जरूरत होगी, डी के साथ साथ यस और पी की भी जरूरत होगी। The vacant d orbital along with s and p orbitals of the metal ion take part in hybridization. नेक्स्ट पोस्टुलेट, मुझे बताओ ओवरलैप किसके बीच में होगा। फिर से बताओ, ओवरलैपिंग जो होने वाली है वो किस में होने वाली, कंप्लीट सेंटेंस बताओ, कंप्लीट लिखकर, सिर्फ मेटल और लिगैंड में मत बताओ, मेटल का कौन सा ऑर्बिटल, लिगैंड का कौन सा ऑर्बिटल, ये बताना होगा। वो तो सबको पता है, मेटल और लिगैंड के ऑर्बिटल्स ओवरलैप होने वाले। यस, मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल और लिगैंड का फील्ड ऑर्बिटल, इनके बीच में ही ओवरलैपिंग होने वाली है। Overlap between the vacant hybrid orbitals of metal and field orbitals of ligand lead to the formation of metal ligand coordinate bond. तो चौथे पोस्टुलेट में उसने बताया कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। नो डाउट ऑर्बिटल के ओवरलैप होने के बाद ही तो बॉन्ड बनेगा, ये तो आपको पता है। जब तक ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं होंगे तब तक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहां पर कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होने वाली है, फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड विथ एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, and that gives the formation of coordinate bond. चलो हुआ ये। मतलब आपको सेकेंड पोस्टुलेट, आप आगे चलकर हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एप्लीकेशन देखना है, तो उसके लिए सेकेंड पोस्टुलेट सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी का आप याद रखो या नहीं रखो चलेगा, लेकिन आपका सेकेंड पोस्टुलेट परफेक्टली पता होना जरूरी है। मतलब आपको देखते ही पता चलना चाहिए यहां पर सेंट्रल मेटल एटम ने कितने वैकेंट ऑर्बिटल को प्रोवाइड किए। मान लो एक कंपाउंड दिया मैंने, ये कंपाउंड दिया और मैंने पूछा यहां पर निकेल कितने वैकेंट ऑर्बिटल देगा। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक हम एप्लीकेशन नहीं सॉल्व कर सकते, मतलब एक्सप्लेन स्ट्रक्चर कर ही नहीं सकते। तो काफी सिंपल है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर देखो इसमें कितना है, उतने वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब यहां पर 4 वैकेंट ऑर्बिटल वो देगा। अब हमें यही फाइंड आउट करना है वो 4 ऑर्बिटल कौन से।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब केयरफुली देखो, मान लो एक सेंट्रल मेटल एटम मैंने दिया, समझ कर ले लो कंडीशन क्या है। निकेल, निकेल 2+ में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर आपको लिखना ही होगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na2+? यस। अब लिखते टाइम क्या करो, पहले 3D लिखो और बाद में 4s लिखो। अब ये हमें हमारे लिए जरूरी है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाते हैं, लेकिन लिखते टाइम आपको ऐसा ही लिखना होगा। निकेल का एटॉमिक नंबर है 28। तो ये था न्यूट्रल निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये किसका था? न्यूट्रल निकेल का। अब यहां पर 2+ है, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे आप? यस से। तो बचेगा 0। ठीक है। ये कंपाउंड मैंने कौन सा दिया था आपको? मान लो ये NiCl4, ये देता हूं मैं NiCl6 4-। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहां पर निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। ठीक है। अब डी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। तो ये निकाले मैंने 5 ऑर्बिटल्स। यस का 1। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भी फिलअप कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मुझे बताओ, हमें इस NiCl6 4- का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। आपको बोर्ड के लिए 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ NiCl6 4- ऑन द बेसिस ऑफ VBT। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सेंट्रल मेटल एटम लिखना है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है वो बताना है, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब देखो यहां पर वो कितने वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। निकेल मुझे बताओ कितने वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। यस, कितने करेगा? 6 वैकेंट ऑर्बिटल देना ही होगा, तभी तो 6 बॉन्ड बनेंगे। नो डाउट इस कंपाउंड में 6 बॉन्ड है, ये तो हमें पता चल गया। अब वो 6 ऑर्बिटल कौन से आएंगे बताओ। हमें तो दिख रहा है सिर्फ एक ही वैकेंट ऑर्बिटल, 6 कहां से आएंगे? तो अब केयरफुली देखो, अब हम यूज करेंगे आगे वाले 4s के बाद होता है 4p और 4p के बाद होता है 4d। ये अभी वैकेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं। p के 3 ऑर्बिटल और इस 4d के 5 ऑर्बिटल। ये बात समझ कर ले लो। अब हमें आगे के एम्प्टी ऑर्बिटल का यूज करना है। 4s 4p 4d। अब आपको कंटिन्यू 6 वैकेंट ऑर्बिटल यूज करना है। बताओ अब मुझे कौन से आप 6 वैकेंट ऑर्बिटल यूज करोगे? चलो नाम बताओ, वो 6 ऑर्बिटल कौन से? क्या 4d के 6 ऑर्बिटल यूज करोगे? कंटिन्यू 6 वैकेंट ऑर्बिटल कौन से हैं? 6 चाहिए था, ये तो मुझे समझ में आ गया। वो 6 कौन से हैं? एक भी एम्प्टी बीच में छोड़ना नहीं है, लाइन से लेना है। 4s का 1, p के 3, d के कितने यूज होंगे? 4d के 2 हो गए 6 ऑर्बिटल। अब देखो मैंने यस का 1, पी के 3 और डी के 2 ऑर्बिटल यूज किए। बताओ क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, sp3d2।
अब यहां पर देखो, हाँ यहां पर देखो, अब और आगे चलकर एक ट्विस्ट आने वाला है इसमें। मुझे बताओ यहां पर डी दो ऑर्बिटल है, मतलब एम्प्टी नहीं, लेकिन दिखाई कौन से देते, एक 3D है और एक 4D है। 4D को हम क्या कहेंगे और 3D को इन जनरल हम क्या कहेंगे? देखो 4D को हम कहेंगे एनडी ऑर्बिटल, लास्ट शेल वाला डी ऑर्बिटल है ना, इसको जनरली रिप्रेजेंट करेंगे हम एन डी ऑर्बिटल। और 3D को हम क्या लिखेंगे बताओ? यस, 3D को लिखेंगे हम n-1 d ऑर्बिटल, मतलब इनर आउटर ऐसा। अब मुझे बताओ इस कंपाउंड में आपने 3D यूज किया बॉन्डिंग के लिए या 4D यूज किया? यस, 4D यूज किया आपने, बराबर। मतलब आउटर वाला किया या इनर वाला किया? यस, बाहर वाला किया ना आपने। 4D कहां का यूज किया? बाहर वाला। दैट्स व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये भी आपको पूछा जाता है नीचे दिए वाले कंपाउंड में से कौन सा आउटर कॉम्प्लेक्स है, ये निकालो। तो मुझे बताओ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आप कब लिखोगे? व्हेन वी राइट आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यस, व्हेन वी यूज एनडी ऑर्बिटल। जब हम एनडी ऑर्बिटल यूज करेंगे तब वो कॉम्प्लेक्स होगा कौन सा? आउटर ऑर्बिटल। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसे कहोगे? जब वो यूज करेगा n-1d। वो कैसे यूज करता है वो हम एप्लीकेशन में देखने वाले, सिर्फ मुझे ये पांचवा पोस्टलेट एक्सप्लेन करने के लिए इतना सारा बताना पड़ा। ठीक है, सो राइट दिस सेंटेंस, फिफ्थ पोस्टलेट। The n-1d or nd orbitals are used in hybridization. Allow the complexes to be classified as outer orbital and inner orbital. आउटर ऑर्बिटल कब? तो यहां पर ब्रैकेट में लिख कर ले लो nd। और इनर ऑर्बिटल कब? जब n-1d। सिंपल सी बात है, अंदर वाला दिखा तो इनर, आउटर वाला दिखा तो आउटर, क्योंकि वहां पर दो डी आने वाले हैं आपके। अब बोर्ड के लिए आपको पूरा स्टेप वाइज लिखना होता है 3 मार्क के लिए। सेंट्रल मेटल एटम, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एम्प्टी ऑर्बिटल, फील्ड ऑर्बिटल, ये सब लिखना होता है। कैसे लिखना है वो मैं लिख कर दूंगा आगे। लेकिन अब नीट जेडबलई के लिए उतना सारा लिखना मतलब आपको काफी टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए एक टेक्निक है, सिंपली कोऑर्डिनेशन नंबर देखो और ज्योमेट्री बता दो। अब मान लो ये कंपाउंड मैंने अभी दिया था NiCl6, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए अगर आपका नंबर 4 आता है तो आप हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखते हो? sp3। और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल लिखते थे, बराबर ना? आपने कैसे निकाला ये? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोनोवैलेंट माइनस कैटायन प्लस A/2, ऐसे निकाला ना फार्मूला। यहां पर ये कुछ यूज करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, वही आपका हाइब्रिडाइजेशन का नंबर होगा। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन का नंबर 6 होगा। 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन, आप कंफ्यूजन आपका कहां पर होगा? sp3d2 लिखना है या d2sp3 लिखना है, इतना कंफ्यूजन होना चाहिए आपका। ये कब लिखना है वो एप्लीकेशन में बता दूंगा मैं। sp3d2 लिखना है या d2sp3 लिखना है, क्योंकि इसमें 6 ही ऑर्बिटल्स। चलो, तो डायरेक्ट आप हाइब्रिडाइजेशन कहां से निकालोगे? कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो हमारे लिए सिर्फ
इतने ही इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp आता है, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल s और p के यूज होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल कब, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आने के बाद स्क्वायर प्लेनर भी ज्योमेट्री आ सकती है, कब, जब हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 आने दो या sp3d2 आने दो, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। और ये सब मैं आगे चलकर बताऊंगा, sp3 कब लिखना है, dsp2 कब लिखना है, d2sp3 कब लिखना है, sp3d2। जब मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझ में आएगा हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकाला जाता है। और एक नीचे 5वां लिख कर रखो, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 आता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d या फिर dsp3। दोनों में से कब कौन सा लिखना है वो बताऊंगा, ये भी एक लिख कर रखो। sp3d आ सकता है या dsp3 आ सकता है, सिंपल सी बात है, आप यहां पर ही गेस कर सकते हो। देखो मुझे बताओ d2sp3 कब लिखना है। चलो अगर मैंने थोड़ी देर पहले जो एक्सप्लेन किया था वो समझ में आया तो आप d2sp3 कब लिखोगे, हाइब्रिडाइजेशन। यस, जब आप n-1 d ऑर्बिटल यूज करोगे तब इनर का d हुआ ना, देखो ये d कहां का है, इनसाइड है या आउटसाइड, इनसाइड वाला दिखता है ना, अंदर है वो पहले है, मतलब इनसाइड है। और sp3d2 कब लिखना है, जब बाहर वाला d ऑर्बिटल आप यूज करोगे। यस, जब कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल होगा। चलो ये टेबल निकाल कर ले लो पहले, हमें सिर्फ 4, 5, 6 इतने ही लगने वाले, सबसे ज्यादा 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के ही एग्जाम्पल आने वाले। चलो अब नेक्स्ट पोस्टुलेट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और न्यू है, देखो और ये जो उसने नेक्स्ट पोस्टुलेट बताया वही आगे चलकर इसका ड्रॉ मतलब दिस थ्योरी फेल होने की मेन रीजन बना। तो वो क्या है वो देख लो। देखो आगे का पोस्टुलेट क्या बताया उसने, इफ लिगेंड्स लाइक CO, CN, EN, NH3, ये चार आपको परफेक्टली याद ही रखना है। अब इन 4 लिगैंड आने के बाद कंडीशन अब चेंज होगी, ये जब 4 लिगैंड आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको परफेक्टली याद ही रखना है। CO, CN, EN, NH3 are present, then pairing of electron takes place and complex is low spin। चलो मैं बता देता हूं क्या करना है, इसको डिटेल में समझाना होगा। पहले देखो एक कॉम्प्लेक्स मैंने दिया CO NH3 6 टाइम। चलो पहले लिख कर ले लो, मैं एग्जांपल इसमें ही बता देता हूं। चलो सब बता देता हूं, मैं पूरा पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिख कर ले लो, डायरेक्ट हम एग्जांपल में ही जाएंगे। सिर्फ ये 4 लिगैंड आते हैं
तो ही पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। पेयरिंग कैसे करना है वो सब मैं बताऊंगा, पहले लिख कर ले लो। ये लो स्पिन क्या है, पेयरिंग क्या कैसे करना है, क्योंकि अब आपको कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन लो स्पिन भी पूछा जाता है। इनमें से कौन सा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इनमें से कौन सा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और लास्ट पॉस्टुलेट तो आपको पता है, अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक। So it is always paramagnetic. If no unpaired electron, then it should be diamagnetic. अब हमें ये भी निकालना यहां पर, अगर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होगा नो डाउट, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा ये भी पूछ सकते हैं। तो जो हमने डी एंड एफ ब्लॉक में देखा था वो फिर से यहां पर यूज करना है। स्पिन ओनली फार्मूला यूज करो या फिर डायरेक्टली आपने वैल्यू याद रखी है वो, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट तो आपको लिखना ही है। वहां पर सिर्फ कंपाउंड या आयन के मैग्नेटिक मोमेंट पूछे थे, अब आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देने वाले हैं उसमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। चलो हुआ ये। लेकिन सबसे पहले ये चार लिगैंड परफेक्टली याद रखो, हाँ, बिना इसके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एप्लीकेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये चार लिगैंड आने के बाद आपको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना है, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनमें पेयरिंग कर देना है। हाँ, क्यों करना है इसका रीजन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास नहीं था, दैट्स व्हाई दिस इज द मेजर ड्रॉबैक फॉर दिस थ्योरी। यही आने के बाद क्यों करना है पेयरिंग, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था, ये एक्सप्लेन किया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि हमारी दूसरी थ्योरी। So these are the important postulates of valence bond theory. तो ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, राइट एनी 4 postulates of valence bond theory. राइट द फर्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन देखो किस तरीके से। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CONH3 6 3+ ऑन द बेसिस ऑफ VBT। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन आंसर टाइप में लिखेंगे ये पॉइंट। अब ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, 3 to 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नहीं जल्दी मत करो, अभी पूरा समझ कर ले लो, अपने गेस मत लगाओ, अब पूरा कॉन्सेप्ट समझ कर ले लो तभी ये क्लियर होगा। अदरवाइज फिर एक बार आपने गलत याद रखा तो वो गलत ही याद रखोगे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो नो डाउट D2 sp3 या sp3 D2 दोनों में से आना चाहिए। अब मैंने ये नहीं बताया कब कौन सा आएगा, अब वही हम देखेंगे। चलो सबसे पहले फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट हियर। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, ये तो आना ही चाहिए। मैंने पहले लेक्चर में बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट तक रहेंगे। चलो फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3। अब सेकेंड पॉइंट में आपको लिखना है कोबाल्ट 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Valence shell electronic configuration of CO3+ is represented in box diagram as shown below. देखो आप डायग्राम कैसे निकालिए मैंने।
3d6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 3d6। पहले अब 3d लिखना है, बाद में 4s, फिर उसके आगे 4p, अगर जरूरत है तो 4d यूज करेंगे। देखेंगे 4d यूज करना है या नहीं करना है, वो बाद में देखेंगे। चलो, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। कुछ नहीं, मैंने कंपाउंड दिया था, मुझे कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, बॉक्स के साथ, ऑर्बिटल डायग्राम के साथ लिखना है। और याद रखो यहां पर अब 4s पहले नहीं लिखना है, 3d पहले लिखना है। नो डाउट इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, लेकिन लिखते टाइम जो मैंने पहले से बताया, आगे पीछे हम लिख सकते हैं तो, लेकिन यहां पर 3d पहले ही आना चाहिए। अब देखो, अब हम यूज करेंगे जो लास्ट पोस्टुलेट मैंने आपको बताया था, लास्ट बट वन वाला। कौन से 4 लिगैंड आने के बाद पेयरिंग करना है? एक था CO, एक था CN, एक था EN और चौथा था NH3। अब यहां पर NH3 है। अब मुझे बताओ पेयरिंग करना है या नहीं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर गलत हुआ तो आपका पूरा हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट गलत होगा। यस, पेयरिंग करना है। पेयरिंग करना है मतलब ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है इनको उठाकर पेयरिंग में डालना है। ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ, कौन सा भी दे सकते हो आप किसके साथ, लेकिन पेयरिंग करना जरूरी है। अब मुझे बताओ, चलो चलो देखो, अब मुझे बताओ यहां पर टोटल स्पिन कितना था? पहले पेयरिंग करने से पहले टोटल स्पिन कितना था? नहीं नहीं, टोटल स्पिन मैंने पूछा। टोटल स्पिन देखो, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना रहता है? एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन, यस, प्लस हाफ रहता है। वर्टिकल वाले का प्लस हाफ, डाउनवर्ड वाले का माइनस हाफ, बराबर। तो ये कैंसल हुआ, बराबर ना, प्लस माइनस कैंसल हुआ। अब देखो ये प्लस हाफ, ये प्लस हाफ, ये प्लस हाफ, ये प्लस हाफ, टोटल स्पिन कितना? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में प्रैक्टिस की थी हमने टोटल स्पिन निकालने की। टोटल स्पिन कितना आया? +2 आया, बराबर ना। प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, टोटल स्पिन, ठीक है, पेयरिंग से पहले। अब देखो NH3 आने के बाद हमने पेयरिंग की इसमें, ठीक है। पेयरिंग करने के बाद अब मुझे बताओ, ये देखो अब मैंने क्या किया, ये पेयरिंग कर दी, ऐसी पेयरिंग कर दी। अब सबके सब पेयरिंग में चले गए, बराबर ना, पेयरिंग कर गई। अब इसका टोटल स्पिन कितना है? 0। मुझे बताओ अब ये लो स्पिन हुआ या हाई स्पिन हुआ? Yes, that's why this complex is called as a low spin complex. इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों? पेयरिंग की वजह से टोटल स्पिन उसका कम हुआ, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ लो स्पिन। हाँ, अगर पेयरिंग नहीं होती तो वो कहलाता हाई स्पिन। मतलब आप बता सकते हो इसका क्या हुआ? मतलब लो स्पिन कब कहना है, हाई स्पिन कब कहना है? थोड़ा अलग लैंग्वेज में बताओ। यस, जब ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते, जब पेयरिंग होगी, जब पेयरिंग होगी तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। नहीं नहीं, 3 ही नहीं, कितने भी आ सकते हैं ना, ये तो यहां पर 3 हुए, कितने भी पेयरिंग अगर हो गई मतलब वो लो स्पिन होगा। इवन एक भी यहां पर इलेक्ट्रॉन गया पेयरिंग में तो भी वो लो स्पिन होगा या नहीं?
मान लो बाकी के दो किए ही नहीं, हमने एक ही किया, तब भी तो स्पिन कम हुआ या नहीं? मतलब चाहे एक इलेक्ट्रॉन की हो या दो इलेक्ट्रॉन की, पेयरिंग हुई मतलब वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और पेयरिंग कब होगी? जब वो 4 लिगैंड आएंगे, यस, जब वो 4 लिगैंड में से कोई एक प्रेजेंट होगा तब पेयरिंग होगी, उनको भूलना नहीं आपको। ये तब तक के लिए याद रखना है, आगे चलकर इसका रीजन भी पता चलेगा ये आने के बाद ही क्यों, लेकिन तब तक आपको एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट थियरी में इसका आंसर मिल जाएगा, यही आने के बाद क्यों। चलो ये हुआ, तो हमने यहां पर पेयरिंग की या नहीं की? यस की है। नंबर ऑफ अमाइन लिगैंड इज, चलो मुझे बताओ पहले यहां पर कितने वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत होगी? 6, क्यों? कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है हमें ये 6 वैकेंट, लेकिन दिखते तो यहां पर 4 है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? देखो नंबर ऑफ अमाइन लिगैंड इज 6। नंबर ऑफ, देखो नहीं नहीं अभी गलती मत करो, अभी समझ कर ले लो, अभी पेयरिंग किया नहीं मैंने, पेयरिंग करके ही लेना होगा। हाँ, पेयरिंग के बाद ही डिसाइड करना है, पहले नहीं। पेयरिंग के बाद वैकेंट ऑर्बिटल देखना है, पहले देखना नहीं है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपने तब पेयरिंग करना है, और उसके बाद ही डिसाइड करना है वो 6 वैकेंट ऑर्बिटल कौन से। पहले किया तो गलत होगा। बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा, अभी रुको थोड़ा सा। तो ये पॉइंट क्लिक कर ले लो, नंबर ऑफ अमाइन लिगैंड 6 है, तो नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल कितने देगा? वो 6 देगा, मस्ट बी 6। अब वो 6 वैकेंट ऑर्बिटल कौन से है वही हमें ढूंढना है, तो उससे पहले आपको क्या करना होगा? पेयरिंग करके लेना होगा। चलो ये लिखना हुआ। पूरा मुझे एक स्ट्रक्चर पहले एक्सप्लेन करने दो, फिर आपके डाउट पूछो, बीच में मत पूछो। जो पूछने वाले हो आपको आगे ही नेक्स्ट पॉइंट में ही मिल जाएगा आंसर आपको। ऐसा बोर्ड में लिखना है स्टेप वाइज। चलो अब मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है या नहीं? यस, तो पेयरिंग करना है, यस करना है, तो पेयरिंग कर दो। देखो अब कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन, so pairing of electron will takes place prior to hybridization। हाइब्रिडाइजेशन लिखने से पहले आपको पेयरिंग करना है, प्रायर टू मतलब बिफोर हाइब्रिडाइजेशन पेयरिंग कर लो। तो ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर पेयरिंग क्या हुआ, ऐसा ही होगा ना। देखो आप पहले डायग्राम जो आपने लिखी थी, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में डाल दिए, तो ऐसे ही बना। अब 6 वैकेंट ऑर्बिटल कौन से? थ्री डी के 2, ओरियस का 1 और पी के एक भी वैकेंट छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू 6 लेना है, वैकेंट चाहिए हमें। बराबर डी के 2, यस का 1 और पी के 3, 2 1 3 हुए 6। अब देखो NH3 जो लिगैंड है वो क्या करेगा? एक NH3 उसके पास लोन पेयर थी, ये लोन पेयर डाल देगा इसमें, बना पहला बॉन्ड। दूसरा NH3 उसके पास भी लोन पेयर है, डाल देगा इसमें, बना दूसरा बॉन्ड। ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और 6th बॉन्ड ऐसे बनेंगे। वो डायग्राम निकालना नहीं है आपको,
ओवरलैप कैसे हुआ? तो इन वैकेंट ऑर्बिटल में ही लोन पेयर डालेगा लिगैंड, तो उसके लिए 6 ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए थे, वो कौन से मिले देखो, 6 ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन आर 2 3d, 3d के कितने 2, 4s का कितना 1 और 4p के कितने 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। चलो अब आपको कंक्लूजन, अब इतना सारा लिखकर थोड़ी देखोगे आप नीट में, इतने के लिए आपका तो काफी टाइम चला जाएगा। डायरेक्ट अगर मैं कंपाउंड दूं तो आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताओगे? कोऑर्डिनेशन नंबर से, लेकिन कंफ्यूजन होगा ना फिर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया तो आपका कंफ्यूजन होगा, D2sp3 लिखना है sp3d2, तब कब कौन सा लिखोगे? यस सिद्धि, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहा तो वो D2sp3 ही होगा। मतलब देखो जो 4 लिगैंड है ना, उन लिगैंड को क्या कहा गया है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं। जो 4 लिगैंड थे उन्हें कहा गया है दे आर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। हाँ 4 में से रहा तो D2sp3 खत्म। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वो भी तो पहले देखना होगा ना। अब चलो मुझे बताओ, sp3 और dsp2 आप ही आप सोचो, sp3 कब लिखना है और dsp2 कब लिखना है? चलो थोड़ा एप्लीकेशन आपका नॉलेज यूज करो। यस ज्योति वेरी गुड। लो स्पिन है तो dsp2 आएगा, हाई स्पिन है तो sp3 आएगा। हो गया फिनिश। यही तो हमें 4 देखना था। लेकिन इसमें भी काफी एक्सेप्शन है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन 99 केस में ये एप्लीकेबल होता है, जो आपने अभी याद रखा है। एक आध दो एक्सेप्शन है वो देखेंगे आगे चल। चलो ये लिखना हुआ आपका। अब मुझे बताओ, दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। व्हाई? नो अनपेड, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इट शुड बी डायमैग्नेटिक। सो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? यस द मैग्नेटिक मोमेंट शुड बी इक्वल्स टू 0। और इसकी ज्योमेट्री, यस चाहे हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 रहने दो या sp3d2, ज्योमेट्री तो आपको ऑक्टाहेड्रल ही लिखना है। चाहे तो आपको ये स्टेप बढ़ा सकते हैं और एक यहाँ पर, हाँ चाहे, अगर जरूरी नहीं है लेकिन, और अगर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये NH3 एक और लोन पेयर डालकर ऐसे 6 NH3 लिखकर भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जरूरी नहीं है वो। यस यस यस, बस ये आया तो लो स्पिन, अदरवाइज हाई स्पिन। चलो हुआ ये। लास्ट स्लाइड जल्दी से लिख कर ले लो।
चलो देखो ये, एज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड द कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। और ये भी लिख सकते हैं एंड ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, एंड ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर भी बोर्ड के लिए निकालना होगा। ठीक है, मोर यहां पर और करेक्शन आप क्या कर सकते हो, यस ऑल दिस 3 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए, लेकिन 3 मार्क के लिए आएगा। तो आप ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता सकते हो। टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है चलेगा, लेकिन अब आपको समझ में आ गया तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता सकते हो। So this is an octahedral geometry. आप पूछो इसके ऊपर कोई डाउट है? तो मुझे बताओ आपको क्या लगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट कहां पर आपकी गलती हो सकती है, कहां पर देखना चाहिए, आप बताओ। चलो स्पिन और लो स्पिन हाई स्पिन, यस। पियरिंग और नॉट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब लो स्पिन बाद में वो समझ लेंगे हम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पेयरिंग करना है या नहीं करना है, उसके ऊपर ही आपका हाइब्रिडेशन डिपेंड। और ये आपको पता चल गया पेयरिंग कब करना है कब नहीं करना है। हाँ, अमंग 4 में से आता है तो पेयरिंग करना है, अदरवाइज नहीं। और उस हिसाब से आगे आपको सॉल्व करना है। चलो अब ये पूरे ऐसे स्टेप का एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको, ऐसे स्टेप से लिखकर देखना है, लेकिन वो एप्लीकेशन है, आप ट्राई करके देखो। Explain the structure of CO F6 3 minus on the basis of VBT. चलो हाइब्रिडाइजेशन बताओ डायरेक्टली, मुझे क्या लिखोगे आप डायरेक्ट इसको देखकर? हाइब्रिडाइजेशन देखो इतनी जल्दी बता दिया आपने। D2sp3 क्यों नहीं आएगा? यह हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन क्यों है? फ्लोरीन आने की वजह से, क्योंकि फ्लोरीन स्ट्रांग नहीं है, वो वीक फील्ड लिगैंड, नो पियरिंग। ऑर्बिटल कितने यूज करना है? कौन से 6? 4s 4p 4d यूज करना होगा। तो आउटर कॉम्प्लेक्स है या इनर?
आउटर है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक? पैरा, क्यों? पेयरिंग की ही नहीं हमने। मैग्नेटिक मोमेंट कितना? चलो ये सब लिख कर देखो अब। चलो स्टार्ट कर दो लिखना स्टेप वाइज, जो वैसे मैंने लिख कर दिया वैसे ही लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट हियर। चलो चलो चलो, समझ में आ गया आपको? इतने सारों ने आंसर बता दिया, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। Valence shell electronic configuration of CO3 plus is represented in a box diagram as shown in below. वही है 6 फ्लोरो। तो वैकेंट ऑर्बिटल 6 ही लगने वाले हैं। चलो आउटर ऑर्बिटल सिर्फ इतना याद रखो, आउटर हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया आपको समझ में? sp3d2 और d2sp3। ये डी कहां पर दिखता है आपको, आउटसाइड या इनसाइड? 4D आएगा ना। अभी अभी हमने पेयरिंग करना है या नहीं सोचा नहीं ना, अभी इसके बाद पेयरिंग सोचेंगे। ये डी आउटसाइड है मतलब ये आउटर, ये डी इनसाइड है पहले है मतलब इनर। अब उसके बाद में लिखना होगा द कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन। So pairing of electron will not take place prior to hybridization. 6 orbitals available for hybridization are 1s, 3p and 2 4d. अब देखो यहाँ पर मैंने पेयरिंग की ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड था। वीक मतलब ये फ्लोरीन, अदर देन दिस 4। तो ज्योमेट्री आप निकाल सकते हो। मैग्नेटिक मोमेंट 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 4.8 आएगा ना। मैग्नेटिक मोमेंट निकाल कर रख दो आगे आगे, म्यू इज इक्वल टू 4.8789 जो भी है bm। ज्योमेट्री निकाल दो। फ्लोरीन NH3 की जगह फ्लोरीन लिखना है, ब्रैकेट के ऊपर 3 माइनस।
चलो होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लो। सर ओनली 4 लिगेंड्स आर प्रेजेंट देन ओनली लो स्पिन। नहीं बताता हूं ना, आप ट्राई करो, वो कल देखेंगे हम, लेकिन क्वेश्चन लिख कर ले लो। ट्राई करो आप, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अगर नहीं जमा तो वो कल लेने वाले हम क्लास में, लेकिन अगर मैंने बताने से पहले आपने निकाल दिया तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ explain the structure of NiCN4 2-। और अगर आपको और ज्यादा टाइम मिला तो आप दूसरा ये स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करके देखो, और आपके पास काफी ज्यादा टाइम है तो आप NiCO4 ये ट्राई करके देखो। ये तीनों भी कल लेने वाले हम, जिनका करेक्ट आएगा व्हाट्सएप पर भेज दो पूरे प्रोसीजर के साथ, ठीक है, उनको हम प्राइज देंगे। चलो टुडे वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच।